मूवी की शुरुआत एक बढ़िया सस्पेंस के साथ शुरू होती है, जहां दिखाया जाता है कि ऊपर रैंक 3 तंजीरों के सामने छत को तोड़ देते हुए आता है और कहता है कि तुम जैसा कमजोर आदमी इस दुनिया में अब तक कैसे जिंदा है, और वो उस पर हमला कर देता है। यहां तंजीरो भी उस पर हमला कर देता है। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी एनिमे की पर मूवी में हमें दिखाया जाता है मुजान ने अपने आप को एक ककून में कन्वर्ट कर लिया होता है और तामायो सोचती है मुजान इस ककून के अंदर मेरी मेडिसिन के असर को खत्म कर रहा है ताकि मेरी मेडिसिन उसे इंसान में न कन्वर्ट कर सके और बहुत जल्द ये मुझे भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ और इसे मार डालो। तब यहाँ क्रियो की बहनें मास्टर उबुयाशिकी को याद करके रो रही होती हैं, पर क्रियो उन्हें मैप बनाने पर फोकस करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो डेमन स्लेयर कॉर्प्स ये लड़ाई हार जाएगा। सभी डेमन स्लेयर अपनी पूरी ताकत लगा के डेमन से एल्डेड जीत रहे होते हैं। वो हासिरा को ताकत बचा कर रखने के कहते हैं कि आगे होने वाली लड़ाई के लिए अपनी ताकत बचा कर रखो। इनको हम देखते हैं। आखिर हमने इसी दिन के लिए हाशिरा ट्रेनिंग ली थी। तब यहाँ रेनगोकू के फादर और तेंगेन किरियो की सुरक्षा के लिए बाहर ही बैठे होते हैं। किरियो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। चाहे उसके फादर की मौत अभी अभी हुई है, पर वो फिर भी डेमन स्लेयर कॉर्प्स को संभाल रहा है। इन बच्चों को देखकर तो मेरे अंदर भी हौसला आ गया है, तो इसलिए मैं अपने बेटे रेनगोकू की तरह ही अपनी जान देकर इन सभी को बचाऊंगा। तब यहाँ हम देखते हैं तामायो ने नेजुको को भी वो मेडिसिन दी होती है ताकि वो दोबारा से इंसान में कन्वर्ट हो सके, और मास्टर उरोकोदाकी उसका ध्यान रखे हुए होते हैं। तब मास्टर उरोकोदाकी सोचते हैं अगर नेजुको फिर से इंसान में कन्वर्ट हो जाएगी तो मुजान का हजारों सालों का सपना टूट जाएगा, क्योंकि फिलहाल नेजुको ही एक ऐसी डेमन है जो कि सनलाइट में चल सकती है। आज रात आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये सब कुछ देखने के लिए अभी तक जिंदा हूं। हम सभी लोग गियर्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, पर जब तंजीरो और नेजुको यहाँ पर आए तब हमने अच्छी तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए तंजीरो और नेजुको प्लीज हारना मत। तब यहाँ अकाजा तंजीरो पर हमला कर देता है, पर तंजीरो का रिएक्शन इतना ज्यादा तेज हो चुका होता है कि वो अपनी सन ब्रीथिंग को यूज करके अकाजा का एक हाथ ही काट देता है। तब तंजीरो सोचता है आखिरकार मैंने इसके हमले से बचकर इसका एक हाथ काट ही दिया, तो शायद अब मैं इसके साथ लड़ने के काबिल बन चुका हूं। तब अकाजा फिर से तंजीरो पर हमला कर देता है, पर तंजीरो फुर्ती दिखाकर फिर से उससे बच जाता है और इस बार तंजीरो अकाजा के मुंह पर एक कट लगाने में कामयाब हो जाता है। तब गियू कहता है तंजीरो तुम्हारी टेक्निक्स तो सच में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम्हारी पावर एक हाशिरा के लेवल तक पहुंच गई है। तुम अपर मून 3 से लड़ रहे हो और फिर भी तुम उसे इतना ज्यादा डैमेज दे पा रहे हो। उस दिन जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने बस अपनी बहन की जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगी थी, पर अब देखो तुम इस अपर मून 3 से लड़ रहे हो। तब अकाजा कहता है ये लड़का कमजोर नहीं है तो इसकी इंसल्ट मत करो। तंजीरो तुम्हें देखकर अब मुझे विश्वास हो गया है कि रेनगोकू ने जो भी कहा था वो सच था, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। तब अकाजा अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और तंजीरो को लड़ने का आह्वान देता है। तब यहाँ गियू और अकाजा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अकाजा को गियू के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब गियू उसके ऊपर अपनी 11वीं फॉर्म से हमला कर देता है और अकाजा कहता है मैं तो ये फॉर्म पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि जिस वाटर हाशिरा को मैंने मारा था उसने तो कभी इस टेक्निक का यूज ही नहीं किया था। तब तंजीरो पीछे से आकर अकाजा पर हमला कर देता है, पर अकाजा उसके हमले से बचकर उसी के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, और जैसे ही अकाजा का हाथ तंजीरो को काटने वाला होता है वैसे ही गियू सही टाइम पर आकर उसका ही हाथ काट देता है, पर अकाजा अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। तब गियू फिर से अकाजा पर हमला कर देता है और तंजीरो भी अकाजा के पैर पर हमला करने लगता है, पर अकाजा तंजीरो को एक जोरदार लात मारता है जिससे कि तंजीरो के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, और गियू अभी भी अकाजा के साथ लड़ने लगा हुआ होता है। तुम्हारी तलवारबाजी तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, तो चलो फिर अब जल्दी से अपना नाम बता दो ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूं। मैं एक डेमन को कभी अपना नाम नहीं बताऊंगा,
और वैसे भी मुझे लड़ाई के बीच में ऐसे बकबक करना पसंद नहीं है, पर मुझे तो बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नाम बार बार पूछता रहूंगा। तब अकाजा गियू को लात मारकर दूर फेंक देता है और हम देखते हैं गियू दीवारों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। तब तंजीरो गियू का नाम लेता है, जिससे कि अकाजा को गियू का नाम पता लग जाता है और वो तंजीरो पर हमला कर देता है, पर तंजीरो अपनी सन ब्रीथिंग को यूज करके उसके हमले को रोक देता है। तुमने तो इतने कम टाइम में काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है। उस रात तुम बस एक कमजोर से कीड़े थे, पर अब देखो तुम्हारी ग्रोथ को देखकर तो मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य लग रहा है। मुझे तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। शुक्र है उस दिन रेनगोकू मर गया, क्योंकि वो जितना ताकतवर हो चुका था वो उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता था, और ऊपर से वो तो डेमन बनने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तब तंजीरो को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेनगोकू के बारे में ऐसा कहने की? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तंजीरो। मैं तो तुम लोगों की तारीफ कर रहा था, और वैसे भी मैं बस उन्हीं लोगों से नफरत करता हूँ जो कमजोर होते हैं, और नेचर के लॉज भी यही कहते हैं कि हमें उन लोगों को मार देना चाहिए। जो भी तुम कह रहे हो वो गलत है, और तुम इस बात का प्रूफ हो। जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और उसे जिंदा रहने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है, चाहे तुम्हें याद ना हो अकाजा। पर तुम भी कभी बच्चे थे और तुम्हें भी किसी ने बचाया था, जिस वजह से तुम आज जिंदा हो। ताकतवरों को हमेशा कमजोरों को बचाना चाहिए, और उसके बाद वो कमजोर लोग ताकतवर होकर बाकी कमजोरों को बचाएंगे, और यही नेचर का लॉ है अकाजा। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए मैं तुम्हें और आगे बढ़ने नहीं दे सकता। तब अकाजा सोचता है, मुझे पहले ही पता लग गया था कि मैं इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कमजोर है, पर अब जब ये ताकतवर हो चुका है तब भी मेरे दिल से ये फीलिंग नहीं जा रही है। तभी अकाजा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, और वो भी सेम तंजीरों की बातों को रिपीट करता है और उसे ताकतवर होकर कमजोरों की मदद करने के लिए कहता है, जिससे तंग आकर अकाजा उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। तंजीरो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तब अकाजा तंजीरो पर हमला कर देता है, पर तंजीरो उसके हमले से बच जाता है, और तभी अकाजा तंजीरो के पास आकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि तंजीरो के मुंह से खून निकलने लगता है। चाहे मैं इसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा हूं और उसके हमले को रोक पा रहा हूं, पर फिर भी इसका हमला इतना ताकतवर है कि ये मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। ये हर बार बिल्कुल एक्यूरेटली मुझ पर हमला कर पा रहा है, और जितनी बार भी ये हमला करता है तब मुझे ऐसा लगता है कि इसका हमला मेरे वाइटल पॉइंट्स की तरफ एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहा है। पर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो तंजीरो, तुम्हें जल्द से जल्द इसका जवाब ढूंढना होगा। अकाजा की मूवमेंट्स और शब्दों में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। तब अकाजा फिर से तंजीरो पर हमला कर देता है, और तंजीरो उसके हमले से बचकर उस पर ही हमला कर देता है, जिससे कि अकाजा बच जाता है। पर हम देखते हैं तंजीरो का हमला उसके गले पर एक गहरा कट लगा देता है। ये टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे डोज करने के बाद ये ब्लेड मेरे तक पहुंचा है। आखिरकार तुम ये कैसे कर पा रहे हो? तब हमें पता चलता है कि रेनगोकू के भाई ने तंजीरो के लिए एक लेटर लिखा होता है, जिसमें उससे योरिची और फर्स्ट फ्लेम हाशिरा की बातों के बारे में लिखा होता है, जहां पर योरिची ने फ्लेम हाशिरा को अपनी और मुजान की लड़ाई के बारे में बताया होता है। और हम देखते हैं वो लेटर तंजीरो तक अभी तक पहुंचा ही नहीं होता, क्योंकि उस क्रो के तंजीरो तक पहुंचने से पहले ही तंजीरो अकाजा के साथ लड़ना स्टार्ट कर चुका था। तब यहाँ अकाजा तंजीरो की तलवार को पकड़ लेता है, और तंजीरो अपनी तलवार को छुड़ाने के लिए जोर से अपने सिर को अकाजा के सिर पर मारता है, पर अकाजा को कुछ नहीं होता। तब तंजीरो उसे एक लात मारता है, पर अकाजा फिर भी उसकी तलवार को नहीं छोड़ता है, और तब गियू आकर अकाजा के हाथों को काट देता है। तब गियू कहता है, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इस अपर मून 3 ने मुझे इतना दूर फेंक दिया था, जिस वजह से मेरी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। मुझे अपनी तलवार को पूरी ताकत से यूज करना पसंद नहीं है, और मैं किसी ऐसे अपोनेंट के साथ तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा जिसे इसमें मजा आता है। पर मैं इस टाइम एक ऐसे अपोनेंट से मिला हूं जिसने मेरे अंदर की लड़ने की आग को जगा दिया है।
मेरी अब सारी सेंसेस जाग चुकी हैं ताकि मैं अकाजा का सामना कर सकूं, और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं जिंदगी और मौत के बीच में स्ट्रगल कर रहा हूं। अब मुझे समझ में आ गया है कि एक पर्सन अपने आप को कितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है। तब हम देखते हैं गियू का मार्क एक्टिवेट हो जाता है और वो पहले से तेज हो जाता है, जिस वजह से वो अक्काजा के गले पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। पर अक्काजा उसी के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करके गियू को बराबरी की टक्कर देने लगता है। तब तंजीरो सोचता है इन दोनों की स्पीड तो मैच कर रही है, और अगर ये ज्यादा देर तक चलेगी तो गियू का स्टैमिना खत्म हो जाएगा। हमारा गोल मुजान को हराना है, तो इसलिए हम पूरी रात अकाजा के साथ नहीं लड़ सकते। मुझे जल्द से जल्द ये सोचना होगा कि हम अकाजा को कैसे हरा सकते हैं। पर रुको, पहले मुझे शांति से ये सोचना होगा कि आखिरकार अकाजा को ब्लाइंड स्पॉट से भी कैसे पता लग जाता है कि उस पर हमला होने वाला है। अकाजा ने रेनगोकू के साथ लड़ते हुए बैटल स्पिरिट की बात की थी। आखिरकार ये बैटल स्पिरिट होती क्या है? क्या अकाजा भी बैटल स्पिरिट को उसी तरह से कर सकता है जैसे कि मैं स्मेल के जरिए सब कुछ सेंस करता हूं? एक बार मुझे इनोसुके ने भी बताया था कि वो भी बिना देखे ये बता सकता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है या नहीं, और ये इस वजह से होता है क्योंकि इनोसुके किसी की मर्डर इंटेंशन को सेंस कर सकता है। पर अगर कोई उसे मारने की इंटेंशन से ना आया हो तो उसके लिए भी उसे सेंस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इनोसुके को उस विस्टेरिया हाउस में उस ग्रैंडमा के पीछे होने का एहसास ही नहीं हुआ था। इनोसुके का कहना यह भी था कि अगर हम किसी को बिना किलिंग इंटेंशन दिखाए उस पर हमला करेंगे तो वो उसे नोटिस नहीं कर पाएगा। पर मुझे लगता है कि किसी डिमन को इस तरह मारना इम्पॉसिबल है। उस टाइम तो मुझे ये सारी बातें बच्चों वाली लग रही थी, पर जरूर कुछ न कुछ इसी के अंदर छुपा है। आखिरकार वो बैटल स्पिरिट है क्या, और वो मर्डरस इंटेंशन से कैसे अलग है? जो कंपास टेक्निक अकाजा अपनी लड़ाई में यूज करता है, क्या हम किसी तरह उसे रोक सकते हैं? तब तंजीरो को यहाँ पर अकाजा पर हमला करने के लिए एक ओपनिंग मिल जाती है, जिस वजह से वो उसके गले पर हमला कर देता है। पर अकाजा को इसके बारे में पहले ही पता लग जाता है और वो तंजीरो की तलवार को पकड़कर उस पर हमला कर देता है। पर तंजीरो को उसके हमले से बस खरोंच ही आती है और गियू फिर से अकाजा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब सभी पॉइंट्स को जोड़कर तंजीरो को कुछ समझ आने लगता है। मेरे डैड बिल्कुल प्लांट्स की तरह थे, जो कि बहुत ज्यादा शांत थे, और वो तब भी नहीं बदले थे जब वो मरने वाले थे। हर साल की शुरुआत में कमाडो फैमिली की हर एक जनरेशन एक फैमिली डांस परफॉर्म करती है, पर वो बहुत ज्यादा टफ होता है और उस पर्सन को वो डांस सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्म करना होता है, जिसमें बार बार 12 फॉर्म्स को रिपीट किया जाता है। मेरे डैड बीमार होने के बावजूद भी उस डांस को परफॉर्म किया करते थे, पर फिर भी उन्हें वो टफ नहीं लगता था। उनका कहना था कि जब वो बिल्कुल ठीक थे तब उन्हें वो डांस आज से ज्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि उस टाइम उन्हें करेक्ट मूवमेंट्स नहीं आती थी। पर जब उन्हें वो करेक्ट मूवमेंट्स आ गई तो उनका माइंड ट्रांसपेरेंट हो गया। उनका कहना था कि मुझे अपनी बॉडी की सारी सेंसेस के जरिए इस डांस को सीखना ही होगा और अपनी लिमिट्स तक इसे परफॉर्म करना होगा। पर जब एक बार मैं सब कुछ सीख जाऊंगा तो मैं उन पार्ट्स को निकाल सकता हूं जो कि जरूरी नहीं है, ताकि मैं उन्हीं चीजों पर ध्यान दे सकूं जो कि इम्पोर्टेंट है। और तब जब मेरा माइंड ट्रांसपेरेंट बन जाएगा तो मैं दुनिया के आर पार देख पाऊंगा। हमारे गांव में एक बार एक बियर भालू ने हमला कर दिया था और उसने बहुत सारे लोगों को खा लिया, जिस वजह से हमने जंगलों में बेल्स बांध दिए ताकि जब भी वो आए तब हमें पता लग जाए। पर उस बेल के रिंग होने से पहले ही मेरे फादर को उस बियर के आने का एहसास हो गया था और वो मुझे और एक कुल्हाड़ी को लेकर उसके पास चले गए, जहां पर उन्होंने उस बियर को आगे आने से मना किया। पर जैसे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी फैमिली को खतरा है और वो बियर उनकी तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही उन्होंने उस बियर का गला धड़ से अलग कर दिया। मैं तो उनकी मूवमेंट को ट्रैक भी नहीं कर पाया था, पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैड ने 2 बार उसके गले पर अटैक किया था। उनके अंदर न तो कोई हेजिटेशन थी और न ही कोई डर था, और ऊपर से उनके अंदर से तो मुझे किसी तरह की कोई मर्डरस इंटेंशन भी फील नहीं हो रही थी। वो तो बस एक प्लांट की तरह खड़े थे। मेरे डैड ऐसे नहीं थे जो कि मजे के लिए अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करें, और तब मुझे एहसास हुआ कि जो भी उन्होंने किया
वो उनकी ट्रेनिंग का ही इफेक्ट था जिस वजह से वो दुनिया के आर पार देख सकते थे। मुझे अब समझ में आ गया है कि क्यों उस टाइम मैं अकाज़ा के हमले से बच पाया था। मैं उस टाइम अकाज़ा के हमले को डोज कर पाया था जो कि मुझे आसानी से मार सकता था, पर फिर भी किसी रीज़न से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे डोज नहीं कर सकता। उस थोड़े टाइम के लिए मुझे एहसास हुआ जैसे कि मैं भी दुनिया के आर पार देख सकता हूँ। मुझे उस टाइम उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही थी और ये चीज़ वैसी ही थी जैसे कि मैंने हान तेंगू को उसके दिल में ढूंढा था। पर उस टाइम मुझे ये नहीं पता कि मैंने उसे स्मेल किया था या फिर देखा था। मैं उस टाइम इतना ज़्यादा फोकस्ड था कि मैंने अपनी बाकी सारी सेंसेस को बंद कर दिया था और मेरी बॉडी खुद ब खुद बहुत तेज़ी से मूव की थी। मुझे माफ़ कर देना इनोसुके कि मैंने उस टाइम तुम पर डाउट किया, पर तुम बिल्कुल सही थे। इस टाइम गियू अकाज़ा के साथ लड़ रहा है, तो मुझे भी जल्द से जल्द इस सेंस का यूज़ करके अकाज़ा को हराना ही होगा। तब यहाँ तंजीरो को अपने फादर की बातें समझ में आ जाती हैं, जिस वजह से वो दुनिया के आर पार देखना स्टार्ट कर देता है और उसे अकाज़ा के सारे मूवमेंट्स के बारे में पता लगने लगता है। तब यहाँ गियू अभी भी अकाज़ा को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, जिस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसने अकाज़ा पर भी बहुत सारे वार किए होते हैं। पर अकाज़ा अपनी रीजनरेशन पावर की मदद से अभी भी हारने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है, लगता है गियू तुमने अपनी सारी वाटर फॉर्म्स को यूज कर लिया है, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें तबाह कर देता हूँ। वैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम मुझे इतने टाइम तक झेल सके। तब गियू फिर से अकाज़ा पर हमला कर देता है, पर अकाज़ा उसकी तलवार को ही तोड़ देता है और रेन गोकू की तरह ही अपने हाथ को उसकी छाती के आर पार करने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ कट चुका है। और यहाँ हम देखते हैं तंजीरो ने अपना मार्क एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से उसने अकाज़ा के हाथ को काटकर गियू को बचा लिया होता है और अकाज़ा तंजीरो को देखकर यह समझ जाता है कि अब वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिस वजह से उसे तंजीरो को मारना ही पड़ेगा। तब अकाज़ा अपनी टेक्निक को यूज करता है और गियू और तंजीरो पर और भी तेजी से हमला कर देता है। तब गियू अपनी 11वीं फॉर्म डेड काम से उसके हमले को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी गियू को बहुत चोटें आती हैं क्योंकि वो डेड काम से सिर्फ अपने वाइटल ऑर्गन्स को ही बचा पाता है। तब अकाज़ा को लगता है कि उसके हमले से तंजीरो मर चुका है और वो कहता है, गियू मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूं कि तुम अभी भी जिंदा हो, पर तुम रेनगोकू और तंजीरो की तरह मत मरना। तो चलो आओ गियू मेरे साथ डिमन बन जाओ। पर तभी गियू देखता है कि तंजीरो अभी भी जिंदा होता है और अकाज़ा को उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती, जिस वजह से गियू ये सोचने लगता है कि शायद अब तंजीरो चुपचाप उस पर हमला कर देगा। और तब तंजीरो जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है और अकाज़ा पर हमला कर देता है। तब अकाज़ा को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके इतना ज्यादा खतरनाक हमला करने के बावजूद भी तंजीरो अभी तक जिंदा कैसे है। पर वो फिर भी तंजीरो के हमले से नहीं डर रहा होता क्योंकि उसकी कंपास टेक्निक तंजीरो की बैटल स्पिरिट को डिटेक्ट कर सकती है। पर तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तंजीरो के अंदर से कोई बैटल स्पिरिट महसूस नहीं हो रही होती और हम देखते हैं पलक झपकते ही तंजीरो अकाज़ा का गला काट देता है। तो दोस्तों क्या लगता है, अकाज़ा गला काट जाने के बाद मर जाएगा या ये बाकी ऊपर रैंक की तरह फिर से अपना सर रिजनरेट कर लेगा? आगे की स्टोरी देखनी है तो चैनल कहानी एनिमे की को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।